हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वाइंड अप कहें या लिक्विडेशन कहें, द सेम थिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू IBC 2016। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 के अंदर कंप्लीट प्रोविजंस हैं कि यदि किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन्स को, किसी भी कंपनी को यदि वॉलेंटरी वाइंड अप करना है तो वॉलेंटरी वाइंड अप करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इट मीन्स कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर इसका मतलब IBC 2016 में दो बातें हैं, यदि एजुकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप करना है, ये अपने हाथ में नहीं है। मीन्स यदि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट है, सुनना बात ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यदि कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी यदि अपनी लाइबिलिटीज को यदि पे नहीं कर सकती, यदि कंपनी इनकैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो देन IBC 2016 में आपको जाना पड़ेगा। और IBC 2016 में पहले इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाएगी और यदि इंसॉल्वेंसी को यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो सेक्शन 33 के अंदर आपको दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस यदि एप्लीकेबल हुआ तो एजुकेटिंग अथॉरिटी NCLT वाइंड अप का ऑर्डर दे देती है, लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देती है। लेकिन कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है। कॉर्पोरेट पर्सन अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैपेबल है, लेकिन कॉर्पोरेट पर्सन चाहता है कि नहीं जीना, अब यदि वाइंड अप यदि करना चाहता है वॉलेंटरी अपनी इच्छा से यदि कोई कॉर्पोरेट पर्सन कंपनी यदि वाइंड अप यदि करना चाहते हैं तो वाइंड अप कर सकते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट मींस IBC 2016 में दो पॉइंट है, वन एजुकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप होगा और दूसरा विदाउट एजुकेटिंग अथॉरिटी, विदाउट NCLT कंपनी खुद भी वाइंड अप कर सकती है। ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, अब डिटेल में आज हमें बात करनी है। हम सेक्शन 33 की बात नहीं करेंगे, हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास का पूरा टारगेट सेक्शन 59 पर बेस्ड है। हम ओनली सेक्शन 59 की बात करेंगे। सेक्शन 59 ऑफ IBC 2016, वॉलेंटरी लिक्विडेशन, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन्स या वॉलेंटरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, क्या कहता है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन, Who may initiate voluntary liquidation proceedings? Section 59 subsection 1. Who may initiate, कौन स्टार्ट कर सकता है, मतलब ये कि वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए कौन एलिजिबल है। क्योंकि कंपनी यदि इंसॉल्वेंट है, कंपनी यदि अपनी लाइबिलिटीज को यदि पे नहीं कर पा रही, तब तो भैया आपको IBC के जो प्रोविजंस हैं, मतलब यदि कंपनी लाइबिलिटीज को यदि पे नहीं कर पा रही है तो उस केस में जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है या जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, पहले वो एप्लीकेशन देंगे एंड देन अकॉर्डिंगली आपका पूरा वर्किंग होगा। लेकिन यदि कंपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैपेबल है, कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज पे कर सकती है, फिर भी कंपनी चाहती है नहीं जीना, अब हमें नहीं है जीने की कोई तमन्ना, अब हमें तो जीना नहीं चाहते हैं तुम, अब तो ख़त्म कर दो खुद को। तो मीन्स बिना एजुकेटिंग अथॉरिटी के भी, बिना NCLT के भी कंपनी अपने आप को वॉलेंटरी अपनी इच्छा से ख़त्म कर सकती है, लिक्विडेट कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है। कैसे, ये देखना में होगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट है जो दिया हुआ है सेक्शन 59 सब सेक्शन 1। यदि किसी भी कंपनी को, कॉर्पोरेट पर्सन्स को यदि वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है तो वॉलेंटरी लिक्विडेट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर 1 कॉर्पोरेट पर्सन्स। कौन, कॉर्पोरेट पर्सन्स, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन। ऑब्वियसली एज वी नो पार्ट 2 ऑफ द IBC 2016, तो IBC 2016 का जो पार्ट 2 के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए है। तो हम किसकी बात करें, कॉर्पोरेट पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन्स यदि अपनी इच्छा से खुद को खत्म करना चाहता है तो क्या खत्म कर सकता है। यस, आप खुद को खत्म कर सकते हो यदि आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि जो वॉलेंटरी लिक्विडेशन जो बना हुआ है, ये बना हुआ है सॉल्वेंट कंपनीज के लिए।
यदि कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता हो सर सेक्शन 33 किसके लिए बने, सेक्शन 33 इंसॉल्वेंट कंपनीज के लिए, देन इंसॉल्वेंट कंपनीज है जो अपनी लाइब्रेरीज को पे नहीं कर पाती, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप होगा, उसके लिए भी आईबीसी के ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और यदि कंपनी सॉल्वेंट है अपनी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है, लाइब्रेरीज को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत फंड है, लेकिन फिर भी अब बिजनेस कंटिन्यू करने का कोई इंटेंशन नहीं है ड्यू टू एनी रीजंस व्हाटएवर, देन आप वॉलेंटरी वाइंड अप कर सकते हो, वॉलेंटरी लिक्विडेट कर सकते हो विदाउट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, विदाउट एनसीएलटी। मीन्स व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 में दिया है कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन, नंबर वन रिक्वायरमेंट वॉलेंट्री अपनी इच्छा से लिक्विडेट करने का इंटेंशन किया हो। सेकंड, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, मतलब लाइब्रेरीज को पे करने के लिए कैपेबल हो। किसी भी लाइब्रेरीज ने बोला हो, किसी भी क्रेडिटर्स ने बोला हो कि पैसा चाहिए, ये बोला मैं दे दूंगा, ये कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, एंड देन ये कॉर्पोरेट पर्सन वॉलेंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2। आगे कंटिन्यू करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है सर? ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 59 सबसेक्शन 2 एंड रिमेनिंग सबसेक्शंस ऑफ 59, क्योंकि सेक्शन 59 में पूरा प्रोविजन दिया हुआ है अबाउट वॉलेंटरी लिक्विडेशन। अब हम आते हैं लिक्विडेशन की प्रोसीजर क्या होगी यदि किसी कंपनी को वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है तो। और ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का लिक्विडेशन के लिए, वाइंड अप के लिए कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन अपनी इच्छा से वाइंड अप करना चाहती है। तो कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से वाइंड अप करना चाहता है तो डिसाइड करे, वाइंड अप कर सकता है। बट एक रिक्वायरमेंट है जो माइंड में हमेशा आना चाहिए, ये सिर्फ सॉल्वेंट कंपनीज के लिए। सर कहाँ लिखा हुआ है नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, नॉट कमिटेड एंड एनी डिफॉल्ट, इसका मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो, मतलब किसी क्रेडिटर के साथ डिफॉल्ट नहीं किया हो, इसका मतलब ये इंसॉल्वेंट नहीं है। इट मींस दिस वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के जो प्रोविजंस बने हुए हैं ये तो आईबीसी में ही, लेकिन ये ओनली, बेटा बोलो, सॉल्वेंट कंपनीज के लिए बना हुआ है। कौन सी कंपनी के लिए बना हुआ है? सॉल्वेंट कंपनीज के लिए प्रोविजन बना हुआ है। कौन सी कंपनी? सॉल्वेंट। और यदि इंसॉल्वेंट कंपनी तो वॉलेंटरी वाइंड अप नहीं कर सकती। यदि कंपनी इंसॉल्वेंट है, यदि कंपनी ने डिफॉल्ट यदि कमिट किया है, यदि कंपनी अपनी लाइब्रेरीज को यदि पे नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कंपनी के लिए सेक्शन 59 नहीं है। सेक्शन 59 के प्रोविजंस ओनली उन्हीं कंपनी कॉर्पोरेट पर्संस के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हो, जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो और वो ये डिसाइड करे कि हमें वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है, तो आप वॉलेंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। सर क्या प्रोसीजर है? नाउ वी स्टार्ट दी प्रोसीजर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसकी प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर हम पढ़ने वाले? दैट इज अ वॉलेंटरी लिक्विडेशन। हमें क्या बात करनी है? यदि आपको वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, अपन माइंड में सेट करते हैं कि क्या होगा। यदि हमें बोला जाए प्रोविजन बनाने के लिए तो माइंड में क्या क्या चीज़ें आती है? पढ़ तो सब लेंगे, एक बार क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे ही बोला हमें बनाने में बड़ा मज़ा आता है, पढ़ने में तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। और पढ़ाई से वैसे भी ईजी कुछ लगता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस दिन रात आईबीसी पढ़ते जाऊँ। वेरी इंटरेस्टिंग, समझा मेरी बात ध्यान से। कंपनी है खुद बोलती है भैया धंधे में कुछ नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, या जो भी रीजन है बिजनेस को लिक्विडेट करना है, जो भी रीजन, पर इंसॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, अपनी सारी लाइबिलिटीज को अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकती है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये डिफॉल्ट कमिट कर दिया है तो 59 के प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये माइंड में हमेशा रखना है जब भी सेक्शन 59 पढ़ना है, नॉट कमिटेड यानी डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट नहीं किया है, लाइबिलिटीज को पे कर सकती है, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कैपेबल है। देन कंपनी के दिमाग में एक आइडिया आया, सर कंपनी की आंखें कौन है? आंखें, आइज। कंपनी की आइज कौन है? कंपनी की आइज, आंखें, दैट इज द डायरेक्टर्स। मीन्स यदि वॉलेंटरी वाइंड अप करना है तो वॉलेंटरी वाइंड अप यदि करना है तो वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, तो ऑब्वियसली कंपनी के जो मालिक हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि वाइंड अप करना है। लेकिन कंपनी के मालिक से पहले आंखें होती है कंपनी की, दैट इज द डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपनी को यदि वॉलेंटरी वाइंड अप यदि आपको करना है तो एक तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती होगी, और जब डायरेक्टर डिसाइड करते हैं
इस कंपनी को अब हम वाइंड अप करेंगे तो देन उसके बाद मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आएगा ही नहीं ना, वॉलेंटरी अपनी इच्छा से। यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना सेक्शन 33 में। तो यदि वॉलेंटरी वाइंड अप यदि करना है तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के केस में देयर इज ए नो रोल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो भी डायरेक्टर से पहले डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि वाइंड अप करना है, मेंबर्स की आप अप्रूवल ले लो। और यदि कंपनी में क्रेडिटर्स भी हैं, नहीं क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कैपेबल है, लेकिन क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हो गया वाइंड अप, खत्म कहानी, बस फ्री, खत्म चैप्टर। कितना इजी है। आई लव स्टडीज। ऐसा लगता है पढ़ाई में कुछ है ही नहीं। यदि अपनी इच्छा से रिवाइंड अप करना है तो अपनी इच्छा का मतलब क्या हुआ, कंपनी के मालिक ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आएगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब किसी बच्चे को, बहुत बार बच्चे मुझे आके बोलते हैं सर मैं एग्जाम में फेंक के आया, मैं एग्जाम में अपने मन से लिख के आया, सर मेरे को एग्जामिनेशन मिल गई और सर मैं बहुत पढ़ के गया, आई गॉट ओनली 40 मार्क्स। ये बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं, व्हेन आई राइट फ्रॉम माई माइंड एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, जो मैं याद करके गया था वो लिख के आया तो सिर्फ 35 मार्क्स आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए व्हेन यू आर डूइंग लप्पा या तुक्का या आइडिया, तो यदि आप अपने मन से यदि आप लिख रहे हो तो मन से लिखने का मतलब क्या है? मन से लिखने का मतलब है कि आपका ब्रेन यूज हो रहा है, आप लॉजिक लगा रहे हो और आपके लॉजिक गलत नहीं होते। और जब रट्टा मार के जाते हो तो आप कोई का वही लिखते हो, ना लॉजिक होती है ना कनेक्टिविटी होती है, और नंबर कहाँ से मिलेगा? 40 में अटकेगा ना, तो 40 में अटक जाता है बच्चा, 45 में अटक जाता है। और जैसे बच्चा अपने मन से लिखता है तो 65 में अटक जाता है, 70 में आता है नंबर। कुछ बच्चे बोलते थे जब मैंने पढ़ना बंद कर दिया, मैंने बोला लप्पा मारा, लेकिन लप्पा कहाँ से मारा? दिमाग से। और दिमाग कहाँ से आता है? पढ़ने से आता है। तो मेरा पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ते टाइम ये करना है कि सिर्फ रीड मत करो, सिर्फ रीड मत करो, क्योंकि रिटेंशन नहीं रहेगा। रिटेंशन तभी रहेगा जब बार बार लॉजिक ध्यान रहेगा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो समझो बात, यदि अपनी इच्छा से, बार बार बोले वॉलेंट्री, तो यदि कंपनी खुद डिसाइड करी, तो कंपनी मतलब कौन? मालिक, डायरेक्टर्स। तो यदि कंपनी के मालिक डिसाइड कर दे कि हमें वाइंड अप करना है तो वाइंड अप कर दो। तो अब बच्चों का जो लॉजिकल जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कंपनी के मालिक डिसाइड करने की वाइंड अप कर दो। तो मालिक मतलब कौन? मालिक मतलब मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर इक्विटी शेयर होल्डर जब डिसाइड करते हैं तो कहाँ डिसाइड करते हैं मालिक? जनरल मीटिंग के अंदर। तो जनरल मीटिंग के अंदर से कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? जो रेजोल्यूशन जो पास करना होगा या तो ओआर पास होता है या एसआर। ओआर ऑर्डिनरी, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा था तुम लोगों को कि यहाँ पे क्या है। पूरी टिप्स पे याद करा के जाऊंगा। सेक्शन 59 वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, मेरा वादा, ये तो मैं बोलने दूंगा ही नहीं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, नाउ वी कंटिन्यू। मीन्स मेंबर्स बोलेंगे हमें कंपनी को वाइंड अप करना है, कंपनी हमारी, पैसा हमारा। नहीं भैया, क्रेडिटर सुन, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत करना। तेरे को पैसा दे सकते ना, यदि पैसा नहीं दे पाए तो ऊंची आवाज़ में बात करना, तब क्रेडिटर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। मालिक चुप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंडेड, मेंबर सस्पेंडेड, क्योंकि तुमने हमारा पैसा नहीं दिया। यदि पैसा नहीं दे पाए तो मेंबर ऐसे हो जाते हैं। पढ़ा भी होगा तुमने, पढ़ा क्या? अभी पढ़ाई तो था अपन ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर सस्पेंड हो जाएंगे जैसे ही आरपी अपॉइंट होगा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं हमारा पावर है, हमारा पावर होगा क्योंकि तुमने हमें पैसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं क्रेडिटर्स तुम्हारा कोई पावर नहीं है भैया, तुम्हें पैसा मिल जाएगा ना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, पैसा चाहिए मिल जाएगा, दैट्स इट। तुम्हें पैसा चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या है? सॉल्वेंट है, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है। माना कि यहाँ भी क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेंगे यदि डेब्ट होगा तो। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? मालिक, दैट इज अ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वही तो डिसाइड करेंगे वाइंड अप करना है। लेकिन उनसे पहले कंपनी की जो आईज है, दैट इज अ डायरेक्टर्स, वो डिसाइड करेंगे। तो नाउ वी कंटिन्यू द प्रोसीजर। आर यू ऑल रेडी? यस वी आर रेडी। बड़ा मजा आने वाला है। सेक्शन 59 हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पे होगा क्या। वन इज
डायरेक्टर से कहानी स्टार्ट होगी, मेंबर की अप्रूवल्स होगी, और मेंबर के अप्रूवल्स के बाद यदि क्रेडिटर्स हुए तो क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है। नाउ सबसे पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे इस कंपनी को वाइंड अप कर देना है। उनका ओपिनियन है कि ये कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं, अब हमें कंटिन्यू नहीं करना, रीजंस कोई भी हो, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है। तो मींस डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू वाइंड अप द कंपनी। डायरेक्टर चाहते हैं कि वाइंड अप करना। तो पहला क्वेश्चन ये आएंगे, सर एक डायरेक्टर या दो डायरेक्टर? जैसे ही मैंने बोला कि डायरेक्टर सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि वाइंड अप करना है, तो कितने डायरेक्टर्स, एक या दो या तीन या चार या पांच? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स से बोलेंगे कि हमें वाइंड अप करना है। लेकिन द रीजंस बिहाइंड है सेक्शन 59 के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, आप सॉल्वेंट हो। तो इसका मतलब डायरेक्टर सुनो, क्या तुमने पूरी इंक्वायरी कर ली है कि कंपनी इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है? क्योंकि इंसॉल्वेंट है तब तो मैटर क्लोज्ड। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट सेक्शन 59 के प्रोविजंस ओनली सॉल्वेंट कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि वॉलंटरी वाइंड अप तभी हो सकता है जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर सके। तो इसका मतलब जब मेंबर्स अपनी अप्रूवल देंगे, जब मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेट करेंगे, उससे पहले पहला पॉइंट डायरेक्टर्स को एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी का कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तो मींस सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा डायरेक्टर्स का। सबसे पहले आएगा डायरेक्टर्स। कौन आएगा? डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स यदि किसी कंपनी के अंदर टोटल 8 डायरेक्टर्स है, कितने डायरेक्टर्स है बेटा? यदि किसी कंपनी के अंदर टोटल, यदि मैं बात करूं कि यदि 8 डायरेक्टर्स हैं, तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ मोर देन 50%, दैट इज अ 5 डायरेक्टर्स। तो यदि 5 डायरेक्टर्स यदि डिसाइड करते हैं कि हमें वाइंड अप करना है और उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी है कि कंपनी, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब तो मुझे बोल रहे होंगे, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड कहाँ से बीच में आ गई, बॉयफ्रेंड कहाँ से बीच में आ गया? फालतू बात नहीं करने का बेटा। डिक्लेरेशन किसकी? डिक्लेरेशन किसकी? कि मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट, बार बार ये बताना चाह रहे हो, मैं वॉलंटरी वाइंड अप कर सकता हूं। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। कैसे पता चलेगा? सलमान खान की तरह कपड़े फाड़ दो। भैया सर क्या आप बोले जा रहे हो? कैसे पता चलेगा? तुमसे पूछ रहा हूं कि कंपनी सॉल्वेंट है, मैं सारी लायबिलिटीज पे कर सकता हूं, बताओ कैसे बताऊं? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेशन में सब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आऊंगा अभी डिक्लेरेशन पे। लेकिन पहला पॉइंट 1 by 1, नंबर 1 पॉइंट, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। नंबर 1 डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। कौन देगा ये डिक्लेरेशन? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेरेशन जाएगी। दैट इज वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। एक एफिडेविट दिया जाएगा। लेकिन अपन पहले एक काम करते हैं, पहले डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन कहाँ देंगे। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ही आ रहा होगा, सर डिक्लेरेशन में क्या डिक्लेयर करेंगे हैं? कि हमारे पास कितने गुंडे हैं। सर गुंडे कहाँ से बीच में आ गए? तो सिंपल सा पॉइंट है, डिक्लेरेशन यही देंगे कि हम एलिजिबल है। किस बात के लिए एलिजिबल है? क्या करना चाह रहे हो आप? डांस करना चाह रहे हो क्या? क्या करने के आए हो आप? हम करना चाह रहे हैं वॉलंटरी वाइंड अप। तो वॉलंटरी वाइंड अप कब होता है? जब हम सॉल्वेंट होता है। तो आपको यही तो प्रूव करना है कि हम इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है, लाइब्रेरीज पे कर सकता हूं। तो दे दो ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, उससे बता दो कि हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे करने के लिए कैपेबल है, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। जैसे बोलता है मैंने नहीं पिए, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं की है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। कैसे पता चलेगा? ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, ये आप देखो, हमारे ऑपरेशंस को देखो, हमारे रिकॉर्ड्स को देखो, हम सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो साइन होगा, जो डायरेक्टर्स के द्वारा जो डिक्लेरेशन दिया जाएगा, वो क्या डिक्लेरेशन होगा वो देखते हैं।
डिक्लेरेशन शैल बी अकम्पनाइड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। डिक्लेरेशन ये दी जाएगी कि कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है। ये जो डिक्लेरेशन दी जाएगी कि हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकते हैं, या तो कंपनी में कोई डेप्स है ही नहीं, लाइब्रेरीज है ही नहीं, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कंपनी में लाइब्रेरीज है तो कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे करने के लिए कैपेबल है, और ये प्रूव्ड करना पड़ेगा अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स? पहला डॉक्यूमेंट नंबर 1 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये कंपनी बोलती है हम अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकते हैं। कैसे बताऊंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ये आपको लगाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स लास्ट 2 ईयर्स के, या जितना भी आपका टाइम पीरियड हुआ रजिस्टर्ड हुए, विच एवर इज लेटर, उतने पीरियड के आपको क्या करने पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस रिकॉर्ड्स को आपको अटैच करना पड़ेगा। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 a report of the valuation of the asset of the company, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट कंपनी बोलती है अपनी लाइब्रेरीज को पे कर सकते हैं। लाइब्रेरीज साइड में आ रहा है 1500 करोड़, असेट हो सकता है कि 2000 करोड़ का हो, लेकिन अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए असेट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और असेट का वैल्यूएशन कौन करेगा? आरवी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसके द्वारा वैल्यूएशन किया जाएगा। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हमारे कोर्स में कि आरवी कौन बन सकता है, कैसे ये वैल्यूएशन करता होगा, ये सब पार्ट ए में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इसलिए मैं अभी तुम लोगों को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। कुछ बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आया। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब भी वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा, स्टेप नंबर 1 आप स्टेप में याद करो, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मालिक डिसाइड करेंगे वाइंड अप करने का, मालिक ही डिसाइड करेंगे, वॉलंटरी भैया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो एप्लीकेशन देनी ही नहीं है वॉलंटरी वाइंड अप करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली मेंबर ही डिसाइड करेंगे, और मेंबर से पहले डायरेक्टर्स बोलेंगे कि ये कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है, क्योंकि आंखें तो डायरेक्टर्स ही है ना। समझ में आ रही बात? पूरा मैनेजमेंट कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स। इसलिए डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? कितना मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि कंपनी में कोई डेब्ट्स नहीं है, कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है। और ये डिक्लेरेशन के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। नंबर 1 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन लास्ट 2 ईयर्स के, या जितना भी टाइम पीरियड हुआ है रजिस्टर्ड हुए, विच एवर इज लेटर। सेकेंड डॉक्यूमेंट, क्योंकि लाइब्रेरीज को कहां से पे करूंगे? फ्रॉम दी असेट। तो असेट की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा? द वैल्यूड विल बी बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यस, तो ये डिक्लेरेशन की बात हो गई। वापस से वी कम बैक। ये डिक्लेरेशन जाएगी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये डिक्लेरेशन जाएगी कि कंपनी में कोई डेब्ट्स नहीं है, कोई डेब्ट्स नहीं है, कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्लेरेशन के सारे दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, और डिक्लेरेशन जाएगी अलोंग विद द एफिडेविट। एफिडेविट ये होगा कि हम बोल रहे हैं कि कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज को पे कर सकती है, हमने पूरी ईमानदारी से अफेयर्स को, किसके अफेयर्स? सलमान खान के अफेयर्स की बात नहीं हो रही है, कंपनी के अफेयर्स को हमने पूरा अच्छी तरह देख लिया है कि कंपनी अपनी सारी लाइब्रेरीज पे करने के लिए कैपेबल है। मींस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे, दैट विल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। एक एफिडेविट वेरीफाइड होगी, और उस एफिडेविट में क्या होगा? ये लिखा हुआ होगा, ये मेंशन होगा, दे हैव मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर्म्ड एन ओपिनियन। हमने कंपनी के सारे अफेयर्स और बिजनेस ऑपरेशंस को देखने के बाद हम इस नतीजे पे आए, हमारा ये ओपिनियन है कि कंपनी के पास कोई लाइब्रेरीज है ही नहीं, या कंपनी हैज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, लेकिन कंपनी is able या will be able to pay its debts in full from the asset। asset को सेल करके जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपने सारे डेब्ट्स को पे कर सकती है। और ये हमारा जो ओपिनियन आया है, ये जो हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं, उसके लिए हमने कंपनी के सारे ऑपरेशंस को डिटेल्ड में एग्जामिन किया है। ऐसा एफिडेविट डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब डिक्लेरेशन जाएगी अलोंग विथ वेरीफाइड बाय एन
एफिडेविट। और ये डिक्लेरेशन कौन देगा? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और वेरीफाइड किया जाएगा बाय एफिडेविट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो पॉइंट है बेटा, एफिडेविट के अंदर जब वेरीफाइड किया जाएगा तो दो चीजें लिखी हुई होगी। क्या वेरीफाइड किया जाएगा? कि उन्होंने फुल इंक्वायरी की इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड, द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। समझ में आया क्या? कि जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हो ना, कौन डिक्लेरेशन दे रहा है? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा डिक्लेरेशन जाएगी जो एफिडेविट के साथ लगेगी। उस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा? कंपनी, मतलब हमने कंपनी के सारे ऑपरेशंस की इंक्वायरी कर ली है और हम इस नतीजे पे आए हैं, कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ ही नहीं है, कंपनी की कोई लाइबिलिटीज़ ही नहीं है, या कंपनी की लाइबिलिटीज़ है तो कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा किसी पर्सन को फ्रॉड करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैपेबल है, हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैपेबल है, एज वेल एज हमारा इंटेंशन किसी के साथ फ्रॉड करना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा डिक्लेरेशन दिया जाएगा बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। जब लिखो तो एक काम करना, इसको स्टेप नंबर 1 के फॉर्म में अपने नोट्स में लिखना। दिस इज द स्टेप नंबर 1। इससे क्या होगा, याद करना इजी हो जाएगा कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन की प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। कितने डायरेक्टर्स? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेरेशन में क्या जाएगा? ये जाएगा कि कंपनी ने अपने अफेयर्स को देख लिया है, एग्जामिन कर लिया है और कंपनी इस नतीजे पे पहुंची है और कंपनी ने ये ओपिनियन फॉर्म किए हैं कि कंपनी के पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है या लाइबिलिटीज है, तो कंपनी अपनी सारी लाइबिलिटीज फुल पे करने के लिए कैपेबल है। एंड कंपनी किसी पर्सन के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना चाहती। 2 पॉइंट की डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी और जो वेरीफाइड होगी बाय एन एफिडेविट। वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। ये याद हो गया सर? बिल्कुल याद हो गया। स्टेप नंबर 1। अल्टीमेटली वाइंड अप किसको करना है? मालिकों को। तो इसका मतलब मैटर कहाँ जाएगा? मालिक के पास। तो मालिक कहाँ डिसाइड करते हैं? मालिक डिसाइड करते हैं नाले में। सर कुछ भी बोलते रहते हो, नाला कहाँ? तो मालिक डिसाइड करेंगे, मेंबर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर। तो इसका मतलब जनरल मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी और जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और मेंबर्स की जब भी अप्रूवल की बात आती है तो 2 बातें आती है, OR या SR। तो इस पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। विदिन 4 वीक्स, विदिन 4 वीक्स किसकी अप्रूवल की बात चलने वाली है? अब मेंबर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने तो डिक्लेरेशन दे दी है कि हमें लगता है कि आप इस कंपनी को वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकते हो क्योंकि कंपनी की कोई लाइबिलिटीज है ही नहीं, या लाइबिलिटीज है तो पे कर सकते हैं और कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करना चाहती। तो जैसे ही डिक्लेरेशन मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने दी, तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दी उसके 1 2 3 4 वीक्स में, कितने वीक्स में? 4 वीक्स, 28 डेज। हमेशा एक बात को हर तरीके से बोलना चाहिए जिससे कि आपको ये याद हो जाए। 4 वीक्स, क्योंकि 4 डेज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मिस्टेकन 4 डेज की आदत पड़ जाती है। 4 मंथ्स भी नहीं है, 4 डेज भी नहीं है, 4 वीक्स है। तो डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर, 4 वीक्स दैट इज ऑलमोस्ट 28 डेज, 28 दिन में 4 वीक के अंदर कौन? अब ये मुद्दा जाएगा मीटिंग के अंदर, तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मालिकों को। तो रेजोल्यूशन विल बी पास बाय द मेंबर्स ऑफ कंपनी इन ए जनरल मीटिंग। क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे? कंपनी को वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है। लिक्विडेट करेगा कौन? यमराज। कौन है यमराज? लिक्विडेटर। अच्छा, पहले भी लिक्विडेटर था, यहाँ भी लिक्विडेटर है बेटा। चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप किया जाए,
चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप किया जाए या वाइंड अप वॉलेंटरी किया जाए, लेकिन वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन की जो प्रोसीडिंग्स है, जो वर्किंग है, वो अल्टीमेटली तो लिक्विडेटर ही करेगा ना, क्योंकि लिक्विडेशन में होगा क्या, असेट को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, करेगा कौन, लिक्विडेटर। तो वहां पे क्या था, वहां पे लिक्विडेटर कौन अपॉइंट कर रहा था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फाइनल थप्पा किसने लगाया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो मैटर जाएगा ही नहीं, तो लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर। कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर। कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर। वेरी गुड। तो डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दिया है। डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन के 4 वीक्स के अंदर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, जहां पे रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि वॉलेंटरी वाइंड अप किया जाए एंड आईपी अपॉइंट किया जाए, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा वाइंड अप करने के लिए। लिक्विडेटर कौन होता है, आईपी होता है। कौन होता है, आईपी। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। सर हमारा डाउट ये है, सर ये तो माइंड में सेट हो गया कि मेंबर की अप्रूवल लेने के लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, जहां पे वॉलेंटरी वाइंड अप का डिसीजन लेना पड़ेगा और आईपी अपॉइंट करना पड़ेगा जो लिक्विडेटर के रूप में काम करेगा। सर ये जो मेंबर की जो अप्रूवल होंगे ना, तो ये मेंबर की अप्रूवल कौन सी होगी, ओआर होगी या एसआर होगी, ऑर्डिनरी। ओआर लिखा है बेटा, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर की जनरल मीटिंग के अंदर। सर क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कंपनी वॉलेंटरी वाइंड अप हो जाएगी, यस, लेकिन ओनली 2 ही ग्राउंड पे। यदि इनमें से कोई एक ग्राउंड है, 2 ग्राउंड से यदि इनमें से कोई भी एक ग्राउंड है, तो देन आप वॉलेंटरी वाइंड अप कर सकते हो ओनली ओआर का थप्पड़ लगा के। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से सिंपल मेजोरिटी से मेंबर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को वॉलेंटरी वाइंड अप किया जाए, लेकिन ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब 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 2 पॉइंट है जहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम होगा। नंबर 1, हमने पहले ही जब कंपनी बनाई थी, तो कंपनी को बनाते टाइम ही हमने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया था, अपने मेन डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया था कि इस कंपनी को हमने 15 साल के लिए पैदा किया है। तो यदि कंपनी की लाइफ ही 15 साल है, ऐसा आपने आर्टिकल्स के अंदर फिक्स कर दिया टाइम पीरियड कि दिस कंपनी इज ओनली फॉर 15 ईयर्स, तो 15 साल के बाद यदि आप वाइंड अप करना चाहते हो तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वाइंड अप कर सकते हो, या आपने आर्टिकल्स के अंदर पहले डिसाइड किया था कि फ्यूचर में यदि ऐसा ऐसा हुआ तो आप वाइंड अप कर दोगे, और ऐसा ऐसा आज हो गया तो वाइंड अप कर दो। 2 बातें। इन 2 के अलावा यदि कोई भी ग्राउंड है, इन 2 के अलावा यदि कोई भी ग्राउंड है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम नहीं होगा, एसआर पास करना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब चाहिए होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाता है यदि नंबर 1 पॉइंट, on the expiry of the period of its duration if any fixed by its articles. For example, articles के अंदर फिक्स कर दिया company is established for the period of 20 years, और 20 years का टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो गया जो आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ था, तो देन 20 years के बाद आप वॉलेंटरी वाइंड अप कर सकते हो। ओनली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से वाइंड अप हो जाएगा, कोई एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या ये वाला और नहीं, ये नहीं है, ये ओआर का मतलब क्या है, दैट इज द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंफ्यूजन में मत आना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाता है मेंबर की जनरल मीटिंग के अंदर यदि आर्टिकल्स के अंदर जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ था वो टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया, या आर्टिकल्स के अंदर कोई इवेंट दिया हुआ था फ्यूचर में, यदि ऐसा कोई इवेंट हुआ तो हम वाइंड अप कर देंगे और वो इवेंट आज हो गया है, तो मेंबर जनरल मीटिंग के अंदर वॉलेंटरी वाइंड अप कर सकते हैं ओनली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, मतलब सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गई बात। ऑन द अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट, on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that company will be dissolved, तो देन जैसे ही वो इवेंट अकर हुआ तो आप कंपनी को वाइंड अप लिक्विडेट कर सकते हो। और यदि इन दोनों में से
यदि इन दोनों में से कोई भी एक ग्राउंड यदि एप्लीकेबल हुआ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू वाइंड अप किया जाएगा, और इन दो के अलावा यदि कोई भी रीजन से और कंपनी ने डिसाइड किया है वाइंड अप करने का तो देन ओआर से काम नहीं होगा, कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, तभी कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप होगी। और वॉलंटरी वाइंड अप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डिक्लेरेशन देना। डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि द रीजन इंसॉल्वेंट कंपनी सेक्शन 59 के थ्रू वाइंड अप नहीं कर सकती, सॉल्वेंट कंपनी ही वाइंड अप कर सकती है। इसलिए ये बताने के लिए कि मैं सॉल्वेंट हूँ, क्या बताने के लिए कि मैं सॉल्वेंट हूँ, हम अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं, इसलिए मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, और डिक्लेरेशन के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं और एफिडेविट के थ्रू वेरीफाइड होगा। यार समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, वेरी गुड सर। अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन अपनी दे दी है कि कंपनी को वाइंड अप कर दो, और मेंबर्स ने जो भी एसआर या ओआर जो भी रिक्वायर्ड है, रेजोल्यूशन पास हो गया है। तो अब लास्ट, यदि कंपनी में कोई लाइबिलिटीज नहीं है तो डायरेक्टली वाइंड अप कर देते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात नहीं आएगी, क्योंकि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी के थ्रू वाइंड अप नहीं होगा, ये वॉलंटरी वाइंड अप है। और यदि कंपनी में लाइबिलिटीज है, कंपनी में डेब्ट्स हैं, तो क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एक बार देखते हैं अब क्या होगा। अब ये होगा कि इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला केस, इसको यदि मैं पहला केस यदि बोलता हूं, इफ द कंपनी ओज एनी डेब्ट टू एनी पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कंपनी एज क्रेडिटर्स, सिंपल लैंग्वेज में। तो यदि कंपनी के पास लाइबिलिटीज है, यदि कंपनी में लाइबिलिटीज है, यदि कंपनी में डेब्ट्स हैं, मतलब कंपनी के पास क्रेडिटर्स है, तो यदि कंपनी के पास क्रेडिटर्स है जिनको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो देन विदिन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ सच रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? 4 weeks। 4 weeks में जनरल मीटिंग के अंदर आपने क्या किया? या तो ओआर या एसआर, जो भी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। जनरली 2 पॉइंट के लिए ओआर होता है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू मेंबर्स की अप्रूवल ले लिए हमने। और यदि कंपनी में क्रेडिटर्स है तो देन हमें क्या करना पड़ेगा? 7 days ऑफ पासिंग दी ओआर और एसआर। सच रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो भी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड था, मे बी ओआर या एसआर, वो रेजोल्यूशन पास होने के 7 days के अंदर हमें क्या करना होगा? क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और कितने क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? दैट इज 2/3 इन द वैल्यू। मीन्स क्रेडिटर्स को नंबर के अंदर नहीं देखा जाएगा। जैसे 15 क्रेडिटर्स है तो 15 क्रेडिटर्स का 2/3 नहीं होगा, जितने क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू का 2/3 देखा जाएगा, और उन 2/3 की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। और उनको जनरली तभी ऑब्जेक्शन होगा जब उनको पे नहीं कर पाओगे, और यदि आप उनको पे कर पाओगे तो उनको भी क्यों ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन यस, मेंबर की अप्रूवल्स लेने के बाद आपको क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पहली बात, 4 weeks के अंदर जनरल मीटिंग बुलाओ। तो 4 weeks के अंदर जनरल मीटिंग के अंदर आपको ओआर या एसआर आपने रेजोल्यूशन पास किया, देन रेजोल्यूशन पास करने के 7 days के अंदर, 7 days रेजोल्यूशन पास होने के 7 days के अंदर क्रेडिटर्स की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितना अप्रूवल? 2/3 इन वैल्यू। एंड क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेने के 7 days के अंदर, विदिन 7 days, किसकी? ऑफ अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दी, 4 weeks के अंदर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होगी। जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या तो ओआर पास होगा या एसआर पास होगा। रेजोल्यूशन पास होने के 7 days के अंदर यदि कंपनी की लाइबिलिटीज हैं, कंपनी में डेब्ट्स हैं, तो देन हमें क्रेडिटर्स की 2/3 इन वैल्यू हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स की अप्रूवल के 7 days के अंदर अब हमें क्या करना होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू तो होगा नहीं, तो देन हमें क्या करना होगा? नोटिफाई करना पड़ेगा। किसे नोटिफाई करना पड़ेगा? जहां आप रजिस्टर्ड हो, दैट इज आरओसी को, एंड सेकेंड आईबीबीआई, क्योंकि आईबीसी 2016 का प्रोविजन है, इसे आईबीबीआई भी इन्वॉल्व होगा। आरओसी इसलिए होगा क्योंकि कंपनी का जन्म होता है आरओसी में। तो देन कंपनी सेल नोटिफाई दी आरओसी एंड आईबीबीआई
अबाउट दी रेजोल्यूशन, विच रेजोल्यूशन, कि हमने रिजोल्व किया, हमने डिसाइड किया है कि हम वॉलेंटरी वाइंड अप करना चाहते हैं, वॉलेंटरी लिक्विडेट करना चाहते हैं। तो माइंड में सेट हो गया, बोलो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दी है क्या बेटा, पहली स्टेप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दी है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दी है 4 वीक्स में, बोलो बेटा 4 वीक्स में, क्या 4 वीक्स में जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स ने अपनी अप्रूवल दे दी है, या तो ओआर या एसआर, 2 केसेस में ओआर है, बाकी सारे केसेस के अंदर वॉलेंटरी वाइंड अप तभी होगा जब एसआर पास होगा। एसआर पास होने के 7 डेज में, एसआर पास होने के 7 डेज के अंदर क्रेडिटर्स की अप्रूवल, यदि कंपनी में क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स की अप्रूवल के 7 डेज के अंदर आप नोटिफाई कर दो आरओसी को, आईबीबीआई को, कि हमने रिजोल्व कर लिया है कि हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो आपका वाइंड अप स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? दूसरा पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो क्या कनेक्टेड है सर? अभी आप बोल रहे थे कि कंपनी में लाइबिलिटीज ए, तो लाइबिलिटीज ए तो क्रेडिटर्स की अप्रूवल ले ली, लेकिन यदि कंपनी में कोई भी डेब्ट्स नहीं है, तो यदि कंपनी में डेब्ट्स है ही नहीं तो क्रेडिटर्स की अप्रूवल लोगे ही नहीं, तो बिना क्रेडिटर की अप्रूवल के डायरेक्टली नोटिफाई कर दो, वेरी सिंपल। तो ऐसा क्यों? फिर लाइबिलिटीज ही नहीं है तो किसकी? नहीं मैं तो अप्रूवल लूंगा, किसकी अप्रूवल लेगा? तो उस केस में 7 डेज में डायरेक्टली होगा, क्योंकि यदि क्रेडिटर्स ए तो पहले 7 डेज में क्रेडिटर्स की अप्रूवल लो, फिर क्रेडिटर्स की अप्रूवल के 7 डेज के अंदर आरओसी एंड आईबीबीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन जब क्रेडिटर्स ही नहीं है तो डायरेक्टली 7 डेज में। सेकेंड केस, यदि कंपनी ओज नो डेब्ट्स टू एनी पर्सन, देन डायरेक्टली आप क्या करोगे? आरओसी एंड आईबीबीआई को 7 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई करना पड़ेगा कि हमने रिजोल्व कर दिया कि कंपनी को वाइंड अप वॉलेंटरी लिक्विडेट करना है। समझ में आ गया सर? अब क्या होगा? अब वही होगा जो होगा, इट्स मीन्स आईपी अपॉइंट हो गया है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, मेंबर ने डिसाइड कर दिया है कि कौन लिक्विडेटर होगा, तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है। वो लिक्विडेटर क्या करेगा? वाइंड अप स्टार्ट कर देगा। सर वाइंड अप में क्या करेगा? एसेट को सेल किया जाएगा, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, और वो वैसे ही पे किया जाएगा जो आपने सारे प्रोविजंस पढ़े थे। मीन्स लिक्विडेशन की जो प्रोसेस सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 53 जो आईबीसी 26 में जो हमने पढ़ी थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू वाइंड अप करने के लिए इंसॉल्वेंट कंपनीज के लिए, वो सॉल्वेंट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 59 में सिर्फ ओनली उन्हीं प्रोविजंस को बताया गया है जो सॉल्वेंट कंपनी के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेबल है। इट मीन्स कीप इन द माइंड सेक्शन 35 to 53 के जो प्रोविजन नॉर्मली इंसॉल्वेंट कंपनी के लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेबल है, वही सारे प्रोविजन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे, वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मजा आ गया? वेरी गुड सर। अब क्या करना है? ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो जब लिक्विडेशन हुआ ना, तो लिक्विडेटर जो करना है करता रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ओम स्वाहा। सर इसका मतलब लिक्विडेशन इज नॉट ए डेस्टिनी, डेस्टिनी इज अ डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन का मतलब ये हुआ कि हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, कंपनी के सारे एसेट को बेचो, सारी लाइबिलिटीज को पे कर दो, लेकिन जब नाम को खत्म करना है तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बिना नहीं होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आएगी। सर अभी तो आपने बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं आती, लिक्विडेशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं आती, लेकिन यदि वॉलेंटरी लिक्विडेशन भी होगा और यदि कंपनी को डिसॉल्व करना है तो डिसोल्यूशन बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी नहीं होता। क्योंकि ये कंफ्यूजन तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है, तो क्लियर कर दिया। लिक्विडेशन वॉलेंटरी है, डिसोल्यूशन वॉलेंटरी नहीं है। मतलब एक कंपनी बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिक्विडेट कर सकती है, वाइंड अप कर सकती है, लेकिन जब वाइंड अप कंप्लीट हो जाएगा, जब सारी एसेट को आप लिक्विडेट कर दोगे, सारी एसेट को आप बेच दोगे, सारा पैसा आपके पास आ जाएगा, जो भी लाइबिलिटीज को पेमेंट बनता है वो आप पे कर दोगे, तो बाकी अमाउंट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगी और बाकी अमाउंट देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगी। तो जब सारा काम हो जाएगा तो क्या करोगे? ओम स्वाहा। Where the affairs of the corporate persons have been completely wound up.
क्योंकि जैसे ही आपने आरओसी आईबीबीआई को इंटीमेट किया तो आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, असेट को बेचना स्टार्ट हो गया, लाइबिलिटीज को आप पे करते जाओगे। तो जब सारे अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सारी एसेट आप सेल कर दोगे, लिक्विडेट हो जाएगी, देन लिक्विडेटर क्या करेगा, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लिक्विडेशन तो हो गया है। तो लिक्विडेशन करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब लिक्विडेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब सारी एसेट को आप लिक्विडेट कर देते हो, सारी एसेट को आप सेल कर देते हो, तो डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, डिसॉल्व करने के लिए, तो डिसोल्यूशन बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी नहीं होता। और ये मैंने स्टार्टिंग में जब सीआर स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था लिक्विडेशन मेंबर भी कर सकते हैं, लिक्विडेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी कर सकती है, लेकिन जब कंपनी का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा वो बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी भी नहीं होगा, बिना कोर्ट बिना ट्रिब्यूनल नहीं होगा। इट मीन जब सारे अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीटली लिक्विडेशन हो जाएगा, तो लिक्विडेटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सच कॉर्पोरेट पर्सन्स। देन क्या होगा, वही तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देगी वाइंड अप करने का। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एप्लीकेशन दे दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दे दिया, जिस ऑर्डर के लिए आप आए थे। तो जब नॉस लिखो तो ये भी पॉइंट ऐड कर देना, मतलब ये कि जब आपके सारे अफेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप हो जाएंगे, वाउंड अप होने के बाद कौन, लिक्विडेटर एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और जब लिक्विडेटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा तो एप्लीकेशन देने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगी। और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देगी डिसोल्यूशन का, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के 14 डेज के अंदर, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया कि इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसके 14 डेज में एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर, मतलब लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, आप डिसॉल्व कर दो, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया। देन ऑर्डर के बाद इसका मतलब ये हुआ कि एक एरो आपको और ऐड करना पड़ेगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया डिसॉल्व करने का, और डिसोल्यूशन के ऑर्डर के विद इन 14 डेज के अंदर वो जो ऑर्डर है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी ने डिसॉल्व करने का जो ऑर्डर पास किया वो जन्मदाता को भी दे दो। मीन जहाँ वो कंपनी या जो भी कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड है उन अथॉरिटी को भी आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ए कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी। जिन जिन अथॉरिटी के अंदर आप क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, उनको ये कॉपी आपको लगानी है। समझ में आ गई बात। नाउ वी कम टू द नोट नंबर 1, जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं। सेक्शन 59 अपना कंप्लीट हो गया है। नोट नंबर 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 ये कहता है कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन स्टार्ट कब होगा। डायरेक्टर से तो स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन दे दी है कि वाइंड अप करना है, तो वाइंड अप थोड़ी स्टार्ट कर दोगे आप, असेट को बेचना थोड़ी स्टार्ट कर दोगे। अभी तो लिक्विडेटर अपॉइंट भी नहीं हुआ, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट कौन करेगा, मेंबर्स। तो यदि कंपनी में डेब्ट्स नहीं है तो डायरेक्टली मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्रेडिटर्स की अप्रूवल आती नहीं है। तो मेंबर्स की अप्रूवल जिस दिन मिली, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, तो रेजोल्यूशन पास होने का मतलब ये हुआ कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन आपका कमेंस हो गया है। लेकिन यदि कंपनी में लायबिलिटीज भी है तो पहले मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कौन सा कितना मेंबर्स, ओआर या एसआर। तो पहले मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और मेंबर्स की अप्रूवल लेने के बाद आपको 7 डेज में क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और जब क्रेडिटर्स की अप्रूवल आएगी तब आपका वॉलेंट्री लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस दिन मेंबर की अप्रूवल मिलेगी तब, यदि कंपनी में डेब्ट्स नहीं है और कंपनी में डेब्ट्स है तो क्रेडिटर्स की अप्रूवल्स। कैसे दिया हुआ है लॉ के अंदर वो अपन देखते हैं। सेक्शन 59 सबसेक्शन 5, सेक्शन 59 सबसेक्शन 5 में ये दिया हुआ है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। यदि क्रेडिटर्स की यदि अप्रूवल लेनी है तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वॉलेंट्री लिक्विडेशन तब स्टार्ट होगा जब मेंबर की अप्रूवल है, क्योंकि मेंबर की अप्रूवल तो लेनी है।
मेंबर की अप्रूवल तो लेनी है, ओआर एसआर तो पास होगा ही होगा। तो जिस दिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंस्ड होगा। इट मीन्स ये हुआ कि यदि कोई डेप्ट नहीं है तो लिक्विडेशन स्टार्ट होगा पासिंग ऑफ, जिस दिन पास हुआ क्या, या तो ओआर या एसआर। लेकिन यदि डेप्ट है, और यदि डेप्ट है मतलब क्रेडिटर्स हैं, तो पहले मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन कब स्टार्ट होगा, जिस दिन क्रेडिटर्स की अप्रूवल्स मिलेगी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? नोट नंबर 1 सेक्शन 59 सब सेक्शन 5। तो इसका मतलब हुआ कि यदि वॉलंटरी लिक्विडेशन उस दिन स्टार्ट माना जाएगा, यदि क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी तो क्रेडिटर की अप्रूवल से स्टार्ट होगा, और यदि क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी ही नहीं है तो मेंबर की अप्रूवल से आपका वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स कमेंस हो जाएगी। वेरी गुड। नोट नंबर 2 जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मीन्स जो सेपरेट प्रोविजंस थे जो ओनली सॉल्वेंट कंपनीज के लिए ही थे या वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए ही थे, वो हमने अलग से बता दिया कि वॉलंटरी लिक्विडेशन ओनली सॉल्वेंट कंपनीज कर सकती है। डिक्लेरेशन जाएगी, मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा ORSR, देन आपको 7 डेज के अंदर क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, ROC IBBI को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो जो सेपरेट प्रोविजन है वो हमने सेक्शन 59 के अंदर कवर कर दिए। अदरवाइज वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए भी जो हमने नॉर्मल लिक्विडेशन के लिए जो प्रोविजंस पढ़े थे, इंसॉल्वेंट कंपनी के लिए जो हमने पढ़े थे सेक्शन 35 से लेके 53 वाले प्रोविजन, वो प्रोविजन यहां भी एप्लीकेबल होंगे। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 टू सेक्शन 53 से आल्सो एप्लीकेबल। 35 से लेके 53 के सारे प्रोविजन वॉलंटरी लिक्विडेशन सेक्शन 59 के ऊपर भी एप्लीकेबल है। 59 सबसेक्शन 6 में ये दिया हुआ है। और मुझे उम्मीद है पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।